Okay, so today we continued our topic oscillators. In last lecture, we already discussed the basic features of oscillators, and now in this lecture, we discuss the basic circuit of oscillator, the basic oscillators. So इससे लिखा हुआ है यहाँ पे टैंक सर्किट. एक्चुअली इसको टैंक सर्किट को हम क्या कहते हैं? एलसी ऑसिलेटर. ठीक, इस टैंक सर्किट को हम एलसी ऑसिलेटर भी कहते हैं. अब देखो ये एलसी ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर की तरह तो वर्क करेगा. ठीक है ना. आज ऑसिलेटर्स के बारे में आपकी क्लियरिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, ऑसिलेटर एक्चुअल में होते क्या हैं. अब ये एलसी ऑसिलेटर क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक हमारा इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर, यानी इंडक्टेंस एल फॉर इंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. तो एलसी ऑसिलेटर का एक एल एंड एक सी लगा होता है. इसी से हमारा क्या बनता है? एक एलसी बेसिक एलसी ऑसिलेटर या टैंक सर्किट. तो चलो इसकी वर्किंग पे ध्यान देते हैं. अब वर्किंग देखो, पहले क्या करते हैं, हमने एक एल और सी दिया, बीच में एक स्विच लगाया. ठीक, तो पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है बैटरी, जो कैपेसिटर को पहले वोल्टेज वी की जो बैटरी है डीसी वोल्ट. ओके, ऑफ कोर्स बैटरी है तो डीसी वोल्ट ही होगा, है डीसी वोल्टेज. तो हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज के थ्रू चार्ज करते हैं. पहले फर्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम वोल्टेज वी से चार्ज करेंगे. एक बार जब हमारा जो कैपेसिटर है कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को 1 से हटा के सेकेंड में कनेक्ट कर देंगे. ठीक, तो अब हमारा कनेक्ट कैसे हो गया, एल और सी आपस में कनेक्ट हो गया. अभी तक ये क्या था, ओपन सर्किट थे, तो जो एल था वो क्या था, ओपन सर्किट था, एक हमारे जो मेन सर्किट से बाहर था. लेकिन अब हमने क्या किया, जब हमने कैपेसिटर को एक बार बैटरी से चार्ज कर लिया फुल चार्ज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन कर दिया इंडक्टर से. कहानी अब स्टार्ट हुई. अब ये हमारा कैपेसिटर, अब कैपेसिटर चार्ज तो हो गया. अब लेकिन इस एल के थ्रू क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा. हमारा कैपेसिटर इस एल के थ्रू डिस्चार्ज होगा, है ना. लेट्स सपोज यहाँ पर क्या वोल्टेज हो गया, वी. ठीक है ना, वी इसके अक्रॉस क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वी वोल्टेज है. अब कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज होना चालू हुआ एल के थ्रू. तो हमको ये पता है अब कैपेसिटर क्या होगा, लीनियरली डिस्चार्ज तो होगा नहीं, मतलब कि वोल्टेज वी रहे और फिर डिस्चार्जिंग होती रहे इसकी. वोल्टेज ये हमेशा ही इंडक्टर है, इंडक्टर को हमेशा वोल्टेज वी सप्लाई नहीं देगा, क्योंकि हमें जैसे कि हमें मालूम है, जैसे वी कैसे, वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी. ठीक, ये होता है वी नॉट, कि किस टाइम पे वोल्टेज क्या होगा. अब वी टी है ना, तो ये देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टी अपॉन आर सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना. एक्चुअली में जो टाउ डिस्चार्जिंग, वो जो टाउ होता है डिस्चार्जिंग, वो किस पे, आर सी पर डिपेंड करता है, आर की वैल्यू और सी की वैल्यू पे. एक्चुअली एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या होगा, इसका एक्सपोनेंशियल डीके होगा वोल्टेज का. वोल्टेज का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके. तो वोल्टेज धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा. अब देखो पहले हमारा क्या था, मान लो ये ना वोल्टेज है, तो हमारा लाइक जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे ये हमारा वोल्टेज है, पहले हमारा क्या था, वी वोल्टेज था, तो अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके होगा हमारा वोल्टेज, एक्सपोनेंशियली डीके होता जाएगा ना. पहले अगर हमारा स्टार्टिंग में फुल डिस्चार्जिंग में वी था, तो अब टाइम के साथ क्या होगा, वोल्टेज टाइम के साथ हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा. ठीक है, डिस्चार्जिंग हमारी क्या, वोल्टेज हमारा क्या, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा. तो अब यहाँ पे देखो, जब हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज अब क्या होगा, टाइम के साथ डिस्चार्ज होता जाएगा. अब वोल्टेज है तो करंट भी होगी. ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर. ठीक है ना, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा. अब वोल्टेज कम होता जाएगा तो करंट भी, भाई वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो इसके द्वारा जो करंट सप्लाई होगी वो भी होगी, डिक्रीज होगी. वोल्टेज सप्लाई कौन सी, जो हम इंडक्टर को, जो इंडक्टर के पास जा रहा होगा. इसका मतलब
जो कैपेसिटर है वो हमें एक फिक्स्ड करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा है। जो हमारा कैपेसिटर है वो इंडक्टर को क्या कर रहा है, वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा है। मतलब जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जो कि इंडक्टर को जो करंट मिल रही है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इतनी सी कहानी समझ में आई कि वोल्टेज जो इंडक्टर को सप्लाई कर रहा है, जो हमारा कंडक्टर, वो क्या करंट हमारी टाइम के साथ वैरी हो रही है। ठीक है, अब देखो हमने ये अभी क्या पढ़ा, हमने वोल्टेज की प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आते हैं इंडक्टर में। आखिरकार इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब इंडक्टर में जब करंट सप्लाई होती है, ठीक है ना, अब क्या इंडक्टर पहले क्या करता है, पहली फर्स्ट थिंग ये है कि जो इंडक्टर है वो उसमें जो इंडक्टर में जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है ना। और जो इसमें जैसा भी ये एक राउंड है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो हमारा जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है ना। अब ये किसके थ्रू होगा, जब जो इसमें करंट फ्लो होगी, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, करंट फ्लो होने से इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये क्योंकि पूरे एरिया में जनरेट होगी तो इसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जब एक एरिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हो तो हम पूरे एरिया की अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो हर राउंड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और हम इसको क्या करेंगे, टोटल को हम क्या करेंगे, इससे क्या एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ, जब हमारा करंट इसमें इंडक्टर में सप्लाई हो गई तो कंडक्टर ने क्या किया, इंडक्टर ने हमारा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने लगा। लेकिन अगर हम इंडक्टर से एक वेरिएबल करंट सप्लाई करें, तो जो हमारा इंडक्टर होता है वो करंट चेंज इन करंट का अपोज करता है, कि करंट को चेंज नहीं होने देता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है। और अपोज कैसे करता है, देखो जैसे वोल्टेज था, इसने क्या किया, करंट सप्लाई की, ये हमारी करंट इस डायरेक्शन में सप्लाई हो रही है, ठीक। ये तो हमारा यहाँ पर क्या था, प्लस और माइनस, ठीक, प्लस और माइनस था, प्लस और माइनस के फॉर्म पे एनर्जी इसमें स्टोर हो रही थी। अब अचानक से क्या हुआ इसमें, क्योंकि अब हमारा क्या, जो हमारा कैपेसिटर है वो वेरिएबल वोल्टेज में सप्लाई कर रहा है, वो वेरिएबल करंट में सप्लाई कर रहा है इंडक्टर को करंट। तो अब जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ, वो चेंज इन करंट का अपोज करेगा। और जब अपोज करता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में, जब अपोज करता है तब रिवर्स डायरेक्शन में, पहले क्या था, प्लस माइनस था, अब क्या होगा, माइनस प्लस, एक रिवर्स डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, ठीक है ना। बैक ईएमएफ या इसका इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं इसे, है ना। अपने आप ही एक इंडक्टेंस जनरेट कर दी इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस और प्लस डायरेक्शन में, किसका, इसका अपोज करने के लिए, चेंज इन करंट का अपोज करने के लिए इसने एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में इसने ईएमएफ इंड्यूस किया, क्या हुआ, माइनस और प्लस, फाइनली इसका क्या हो गया, माइनस प्लस, इसकी पोलैरिटी हो गई। अब ये एनर्जी तो स्टोर कर रहा है, जब एनर्जी स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब सप्लाई भी करेगा। अब जब सप्लाई करेगा तब देखो प्लस फिर से आ गया यहाँ पे, तो प्लस से माइनस फिर करंट सप्लाई करेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज, जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर करंट सप्लाई कर रहा था, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंडक्टर भी करंट सप्लाई करेगा। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो V इक्वल जो कैपेसिटर में होता है वो हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी वोल्टेज होता है ना, E इक्वल टू एनर्जी इन कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर के फॉर्म में, और इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी तो इसकी कम होती गई, वोल्टेज कम होता गया, एनर्जी कम होती गई, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें एनर्जी कहाँ स्टोर होती गई,
इंडक्टर में। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटर की एनर्जी कम होती जाएगी और कहाँ स्टोर होती जाएगी, इंडक्टर में। अब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती जाएगी तो देखो बैक ईएमएफ के थ्रू ये करंट भी तो सप्लाई कर रहा है। तो जैसे जैसे इसका वोल्टेज तो कम होता जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसमें तो पावर अच्छी आती जाएगी, तो ये क्या करेगा, करंट सप्लाई बढ़ाता जाएगा। वोल्टेज कम होता जा रहा है कैपेसिटर का, कैपेसिटर से सप्लाई वोल्टेज कम होता जा रहा है, लेकिन उसी के अपोजिट में देखो करंट इंक्रीज होती जा रही है। वोल्टेज कम होता जा रहा है, करंट इंक्रीज होती जा रही है, वोल्टेज कम होता जा रहा है, करंट इंक्रीज होती जा रही है, राइट। चलो इतनी सी बात हमने समझी। अब इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, जितना हमने पढ़ा उसी का। ड्यूरिंग द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ड्यूरिंग द करंट फ्लो थ्रू द during the current flow through the conductor, a magnetic field is generated. These two things are linearly proportional. Okay, of course linearly proportional. voltage है और करंट है, वोल्टेज जो कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट सप्लाई, ठीक। therefore if the current is increased so magnetic field will also increase, मतलब जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा सो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड विच पासेस थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने भी अभी हमने समझा कि एक एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो तो पूरे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, एक मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं पूरा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हो तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो रही है, लेकिन स्पेसिफिक एरिया को अगर पूरा कैलकुलेट करना है, तो स्पेसिफिक एरिया को काउंट करना, तो क्या करेंगे, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इसका वेबर होता है, ठीक। The energy in inductor actually stored in the magnetic field generated by the current flowing through inductor. The energy in inductor actually stored in magnetic field, ठीक है ना। जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और जनरेट किससे होगी, थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। जो करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगी उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी इन इंडक्टर। इन अ प्योर इंडक्टर द एनर्जी स्टोर्ड विदाउट लॉसेस, मतलब कहना अगर प्योर इंडक्टर है तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी, इन आइडियल फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा था। अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़ा था इंडक्टर ऑफ ए कॉइल अपोजेस द चेंज ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। जो इंडक्टर की कॉइल क्या होगी, चेंज इन करंट को का अपोज करेगी, एंड इंडक्टर डू दिस बाय जनरेटिंग अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ, मतलब अपने ही सिर्फ खुद ही ने तो सिर्फ इंडक्टर ने ही तो क्या किया, एक ईएमएफ इंड्यूस कर दिया अपने ऊपर, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपने ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस किया, वो भी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में अपोज किया था, इसी वजह से देखो करंट फ्लो, जो हमारा कैपेसिटर करंट फ्लो कर रहा था और जो इंडक्टर फ्लो कर रहा था, दोनों की डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, ठीक। अब देखो द बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज चेंजिंग करंट इन द इंडक्टर कॉजेज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। भाई अगर हमारा क्या होगा, वोल्टेज कम होता जा रहा है, भाई यहाँ से देखो वोल्टेज कम होता जा रहा है तो इसके द्वारा सप्लाई की हुई करंट भी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी चेंज होती जाएगी। तो वही कह रहा है, देखो इंडक्टर कॉजेज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड बैक इनटू द इंडक्टर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन। मोरल ऑफ द थ्योरी आपको फाइनली यही समझना है कि वोल्टेज जब हमारा क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज हमारा कम होता जा रहा है, देखो जो यहाँ लिखा हो ना, वोल्टेज V इक्वल टू 0 हो गया, तब क्या होगा, जब हमारा पहले तो वोल्टेज हमने देखा था ना, यहाँ वोल्टेज देखो पूरा था और इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं थी। जैसे ही हमारा वोल्टेज यहाँ से कम होने लगा, कम होते होते यहाँ देखो वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके क्रॉस एनर्जी फुल स्टोर हो गई, पूरी एनर्जी किसके क्रॉस हो गई, इंडक्टर के थ्रू। वोल्टेज 0, अब वोल्टेज 0 है तो इसमें क्या है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है। अब जब ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ स्टोर होगी तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। When V इक्वल टू 0 then I इक्वल टू मैक्सिमम, इसको मैक्स लिख लो, है ना। When V इक्वल टू 0 मतलब इसमें एनर्जी पूरी 0, तो अगर इसमें एनर्जी पूरी तो यहाँ इसकी एनर्जी गई कहाँ, पूरी इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई। अब जब इसमें पूरी एनर्जी, जिस समय इसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी
तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगा, तो उस समय क्या होगी, हमारी आई मैक्स हो चुकी होगी। तो अब देखना आई मैक्स है, अब ये क्या था यहाँ पे माइनस और प्लस, यही तो था बैक ईएमएफ, तभी तो प्लस से माइनस हमारा क्या हुआ था, सप्लाई हो रही थी करंट की। अब देखो, अब ये जो करंट यहाँ से आई मैक्स फ्लो हो रही है, आई मैक्स ने फ्लो करना चालू किया, अब ये तो V इक्वल टू जीरो हो गया, लेकिन फिर करंट सप्लाई कौन कर रहा है, इंडक्टर। अब इंडक्टर ने करंट सप्लाई किया किसको, कैपेसिटर को, तो अब देखो कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन अब देखो अभी क्या था, प्लस माइनस था, V इक्वल टू जीरो, लेकिन अब देखो क्या होगा, ये चार्ज कैसे हो रहा है, बैटरी, मतलब इंडक्टर इज एक्ट एज ए बैटरी, जब बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, देखो सप्लाई कर रहा है, तो माइनस प्लस से चार्ज होना, ये देखो पोलरिटी क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस और प्लस। अभी पहले क्या था, प्लस माइनस, अब क्या होगा, निगेटिव माइनस प्लस, फिर धीरे 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 क्या होगा, इसकी जो वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब इसकी वोल्टेज इसके पास क्या हो जाएगा, पूरी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, आई धीरे धीरे कम होने लगेगी, जब इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी तो आई भी धीरे धीरे कम, आई घटेगी और वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ देखो वोल्टेज कम हो रहा था तो आई बढ़ रही थी, जैसे ही वोल्टेज जीरो हुआ तो आई मैक्सिमम हो गई, और फिर आई अब धीरे धीरे कम होती गई तो वोल्टेज मैक्सिमम होने लगा। व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो देन वी इज इक्वल टू वी मैक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही करंट जीरो तो वोल्टेज, क्योंकि तब तो इसकी एनर्जी पूरी क्या हो चुकी होगी, ट्रांसफर हो चुकी होगी हमारे कैपेसिटर को, तो हमारा आई क्या हो, आई जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम। अब इसको देखो यहाँ समझो, ये कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटर पहले वोल्टेज था, कैपेसिटर में वोल्टेज हमने पहले बैटरी के थ्रू स्टार्टिंग में दिया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज कम होता जा रहा है और देखो करंट बढ़ती जा रही है, ये देख रहे थे वोल्टेज कम होता जा रहा था और करंट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वोल्टेज क्या हुआ, जीरो, वोल्टेज यहाँ जीरो हुआ, करंट क्या होगी, मैक्सिमम। देखो आई मैक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या है, V इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही आई मैक्स हो गया तो अब ये V इक्वल टू जीरो हो गया, अब क्या होगा, ये आई इसको चार्ज करने लगा, मतलब आई अब चार्ज करने लगा, इसकी एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होने लगी, फिर से कैपेसिटर में, आई रिड्यूस होने लगा, लेकिन वोल्टेज देखो बढ़ रहा है, लेकिन किसमें, निगेटिव में, क्योंकि पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई कैपेसिटर की, तो वोल्टेज निगेटिव में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही देखो क्या हो गया, यहाँ पे देखो निगेटिव में क्या हो गया, V मैक्स हो गया, और जैसे ये मैक्सिमम हुआ कब, तब आई इक्वल टू जीरो हो चुका था, मतलब पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी थी हमारे कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था अपोजिट पोलरिटी में मैक्सिमम। अब फिर से वही सेम, फिर वोल्टेज क्या हुआ, जब ये चार्ज हो चुका, यहाँ जीरो, फिर से वही प्रोसीजर, अब क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीजर, आई फिर से ये चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, फिर से देखो वोल्टेज क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा, करंट क्या होगी, निगेटिव, अब क्योंकि भाई ये निगेटिव डायरेक्शन में इसे निगेटिव डायरेक्शन में इसमें एनर्जी स्टोर करेगा, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो करंट फिर से बढ़ रही है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही करंट क्या हो गई, मैक्सिमम कब होगी, जब V इक्वल टू फिर जीरो, मतलब पूरी एनर्जी फिर कहाँ ट्रांसफर कर दी, इंडक्टर में, और फिर सेम इंडक्टर ने फिर कहाँ ट्रांसफर कर दी, कैपेसिटर में। तो इस तरीके से देखो हमने क्या दिया था, हमने एक डीसी वोल्टेज दिया था कैपेसिटर को, लेकिन देखो हमें वोल्टेज कैसा मिल रहा है, साइनोसोडल वोल्टेज मिलने लगा और करंट भी मिलने लगी। देखो करंट भी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रही है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा, इसमें हमें क्या ऑक्सीलेशंस मिलने लगे। एलसी ऑक्सीलेटर हमने तो दिया था एक डीसी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर भी कहते हैं, हमें एलसी ऑक्सीलेटर्स को डीसी टू एसी कन्वर्टर्स भी कहते हैं। हमने दिया था डीसी सप्लाई, लेकिन हमें देखो हमें करंट भी क्या मिल रही है एसी में, और कैपेसिटर भी, और वोल्टेज भी क्या मिल रहा है एसी में। और हम जानते ही हैं कि और जिसकी फ्रीक्वेंसी किस पे होगी, एल और सी पर डिपेंड होगी। तो हम एल और सी अपने हिसाब से फिक्स करके क्या कर लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी इसकी सेट कर लेंगे। एल और सी की फिक्सिंग से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी का ये हमें वोल्टेज या करंट सप्लाई करेगा, क्या हमारा एलसी फिल्टर। ये हमारा इतना समझ में आया कि ऑक्सीलेशंस कैसे, हमें बेसिक सर्किट हमारा यही है ऑक्सीलेशन। देखो इन आइडियल केस
एक बार हमने इसको चार्ज किया तो इसकी एनर्जी कभी लॉस नहीं होनी चाहिए। इसने इसको चार्ज किया, फिर इसने इसको चार्ज किया, फिर इसने इसको चार्ज किया, फिर इसने इसको चार्ज किया। यहाँ पे हमें वोल्टेज साइनसोइडल मिल रहा है, यहाँ से हमें करंट साइनसोइडल मिल रही है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे ही चलना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स के लिए हमें ऑक्सीलेशंस मिल गए। यही तो हमने पढ़ा था ऑक्सीलेटर की प्रॉपर्टी में, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए नो एनर्जी लॉस बट इन आइडल केस। लेकिन अब आइडल केस तो नहीं, एनर्जी तो लॉस होगी ही। अब देखो इन आइडल केस क्या होता है, हमें ऑक्सीलेशंस हमेशा मिलने चाहिए इन साइनोसॉइडल फॉर्म, सब सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, हमें ये इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहा है। आउटपुट ऑफ आइडियल टैंक सर्किट, टैंक सर्किट मतलब अपना एलसी ऑक्सीलेटर। तो आउटपुट तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमेशा ही इनफाइनाइट बिल्कुल फिक्स एम्पलीट्यूड के मिलने चाहिए। बट लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। अब जब लॉसेस होंगे तो देखो एक्चुअल केस में क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो अब ये डिक्रीज ना हो पाए इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, पीछे से हमें एक थोड़ा सा, जैसे ही कम हो थोड़ी एनर्जी तो पीछे से एक थोड़ा वोल्टेज और, जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज डिक्रीज हुआ और थोड़ा वो जितना डिक्रीज हुआ उतना वोल्टेज और दे दिया, फिर से चार्ज हो गया, फिर से उसने उसको पास किया इंडक्टर को, फिर दोबारा में थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा दे दिया। मतलब हमें एक फीडबैक अगर दे दें, एक फीडबैक सिग्नल्स दे दें, जिससे क्या हुआ उसका इंप्रूवमेंट बना रहे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्ट एज अ आइडियल टैंक सर्किट वर्क करने लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एम्पलीफायर लिया, ये आउटपुट है, इसको एक फीडबैक दे दिया। और हमें पता ही ये जैसे है ना एम्पलीफायर, तो चलो ठीक है, ये हमारा एलसी ऑक्सीलेटर है। अब यहाँ से हमें अपना सिग्नल्स मिलेगा तो फिर हम आउटपुट में ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग एम्पलीफाई करके। अब इसको हमने क्या दे दिया, एक फीडबैक दे दिया। अब कौन सा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। इन ऑक्सीलेटर वी कनेक्ट ऑलवेज अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। तो हम क्या करेंगे, हमने टैंक सर्किट को क्या दे दिया, एक पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, जिससे क्या होगा, अब हमारे ऑक्सीलेशन जो मिलेंगे वो हमारे फिक्स्ड मिलेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें बिल्कुल फिक्स्ड एक्ट एज अ आइडियल वर्क करने लगेगा इस फीडबैक के थ्रू। तो ये हो गया जो बेसिक फिनोमिना ऑफ आवर ऑसिलेटर्स। जो बेसिक हमारा सर्किट है वो यही है, एलसी ऑक्सीलेटर। अब हमें किस तरीके से हम फीडबैकिंग करते हैं, इसी पे क्या हो जाता है, हमारे ऑक्सीलेटर डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो आपके सिलेबस में ऑक्सीलेटर है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे ना। सिर्फ क्या होता है, फीडबैकिंग प्रोसेस हमारे चेंज हो जाते हैं। बाकी बेसिक तो हमें जो ऑक्सीलेटर जनरेट करना है वो किसे जनरेट करना है, एलसी ऑक्सीलेटर को ही जनरेट करना है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टैंक सर्किट और एलसी ऑसिलेटर सर्किट। ओके, थैंक यू।